नमस्कार, मैं छवि बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारे उत्पादकों का संपूर्ण विकास, खास तौर पर वो उत्पादक जो प्राथमिक क्षेत्र के विविध व्यवसायों से जुड़े हैं, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो या फिर मधुमक्खी पालन या फिर ऐसे अन्य व्यवसाय। इनसे जुड़ी तमाम नई जानकारियां, इसके अलावा अपने विशेषज्ञों को आपसे मिलवाना और सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाना, ये सभी काम करने का हमारा प्रयास होता है इस कार्यक्रम के जरिए। कार्यक्रम में आज भी हम ऐसी ही करेंगे कोशिशें, लेकिन सबसे पहले देखेंगे अपना पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को तत्पर सरकार। गर्मी के मौसम में मछलियों के पोषण का खास ख्याल रखे मत्स्य पालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रीपर मशीन। अब खबरें विस्तार से। खरीफ के मौसम में किसानों को फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला के साथ समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। इस मौके पर कृषि विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को हिंदी और सरल भाषा में जानकारी देने की जरूरत है, जिससे किसान अच्छे ढंग से तकनीकों के बारे में जानकर उसका उपयोग कर सकेंगे। जब हम आप सब बोलने लगेंगे जो लोग समझता है, मौसम के अनुसार, अपने ऋतु के अनुसार, अपने फसलों को उसका अर्थ भी हिंदी में, आप देखें खरीफ और रबी का अर्थ भी, रबी का बसंत और खरीफ का शरद, ये उसका अर्थ में है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसान जिस भाषा को समझे उस भाषा में उसको अपनी भाव रखनी चाहिए। मत्स्य पालक भाई बहनों, अपनी मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन दें। कारण यह है कि इन दिनों के मौसम यानी कि आर्द्रता और तापमान का असर सीधा आपके तालाबों में रह रही मछलियों पर पड़ता है। इससे बचाव के लिए उचित फीड का इस्तेमाल करें, जिससे वे स्वस्थ रहें। विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर विवेकानंद भारती। इस समय मछली में खाना समुचित मात्रा में होना चाहिए और समुचित बायोकेमिकल होना चाहिए। प्रोटीन, वसा, फैट और मिनरल की मात्रा उचित मात्रा में होने से मछली का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। यदि इसमें कमी होती है किसी भी कारक में, तो विभिन्न तरह के बीमारी होने के चांस होते हैं। इसलिए आप उचित मात्रा में उचित फीड का इस्तेमाल करें। पशुपालक भाई बहनों, आप अगर अपने गाय और भैंस का पाल कर दूध व्यवसाय से जुड़े हैं तो कुछ तकनीकों का इस्तेमाल कर आप अच्छे नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो इस पर ध्यान रखें कि अच्छे और गुणवत्तापूर्ण सीमन का ही प्रयोग करें, जिससे बच्चे अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे और स्वस्थ रहेंगे। मक्का की उन्नत या अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को उसको सही समय पर बोने, उपयुक्त खाद देने और समय पर पौध संरक्षण उपाय अपनाने की ओर विशेष ध्यान देने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार मक्का की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अवधि के आधार पर मक्का की किस्मों को 4 प्रकार में बांटा गया है। अति शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 8, शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 12, अमर, आजाद कमल, चंद्रमणि, पूसा अर्ली, हाइब्रिड मक्का 1 आदि। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 216, HM10, HM4, प्रताप 5, P 3441 आदि। देरी की अवधि में पकने वाली किस्में जैसे गंगा 11, त्रिशूलता, डेक्कन 101, डेक्कन 103 आदि। क्षेत्र के अनुरूप शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, गंगा 11, संकुल और देवकी किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है।
सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं सारण जिला के रहने वाले कर्मठ किसान साधु यादव। इन्होंने 10 कट्ठा में भिंडी की खेती की है। अपनी मेहनत और तकनीकों के उपयोग से ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि इसकी खेती करने में 10,000 लगा है, जबकि पूरे सीजन में 50,000 से ज्यादा लाभ होगा। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी ही जुबानी। मैं अपना यही अभी भिंडी का खेती कर रहे हैं। पहले खेत को कल्टी करवाते हैं, कल्टी करवा के ये पर से नौफारी करवा के ये पर से इसमें पोटास मार के फिर उसको खेत को जोतवा के क्यारी बनवा देते हैं। बनवा के बिया उगा के फिर इसको दवा भी मार के हमेशा पानी इसको मिलता है, दवा भी देते हैं। तब अभी घास हम लोग सोह कर फिर दवा मारेंगे। मौजूदा वक्त में कई मशीनों ने किसानों के काम को आसान कर दिया है। पहले जिस काम को करने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, वो काम अब मशीनों से कुछ ही घंटों में आसानी से हो जाता है। उन्हीं मशीनों में से एक मशीन रीपर बाइंडर भी है, जो खड़ी फसल को काटकर बंडल बनाकर खेत में छोड़ देती है। कटाई के बाद इन बंडल को आसानी से उठाकर थ्रेशर से मड़ाई की जाती है। खास बात यह है कि रीपर बाइंडर की सहायता से समतल खेत में जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है, जिससे भूसे का नुकसान भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1,800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में कृषि जगत के उतार चढ़ावों से रूबरू होने के बाद और मौसम के मिजाज को समझने के बाद कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ जानकारियां। लेकिन उन जानकारियों से पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात, तो बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि अपने विशेषज्ञों को आपसे रूबरू कराते हैं, क्योंकि ये वो ज़मीनी नायक हैं जो अपनी जानकारियां, अपने अनुभव हमसे साझा करते हैं और आपके अनुभवों को और भी समृद्ध करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन के बारे में। कैसे करें मुर्गियों का रखरखाव, कैसे करें उनके पालन की व्यवस्था कि हम उन्हें स्वस्थ रख पाएं और ज़्यादा लाभ ले पाएं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार वेटरनरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत निराला। तो आइए देखते हैं उनसे बातचीत पर आधारित ये भेंटवार्ता। नमस्कार। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे पशुपालक भाई अपनी मुर्गियों का किस तरह से रख रखाव करें, किस तरह से उनका प्रबंधन करें, उनको ज़्यादा जानकारी कैसे मिले, आज हम बुला रहे हैं अपने साइंटिस्ट रविकांत निराला जी को, जो आपको बताएंगे किस तरह से हमारे पशुपालक भाई मुर्गियों का रख रखाव करें, किस तरह से उनका प्रबंधन करें और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे पाएँ। तो चलिए बात करते हैं हमारे साइंटिस्ट से। आज हमारे साथ जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है डॉक्टर रविकांत निराला जी, सहायक प्राध्यापक बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है।
सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे पशुपालक भाई मुर्गियों का रख रखाव कैसे करें? पशुपालक भाई डॉक्टर रविकांत निराला का अभिवादन स्वीकार करिए। बहुत उम्दा सवाल है और बहुत रेलेवेंट सवाल है कि आज देश में 66% का पॉपुलेशन किसान हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन या तो जितना होना चाहिए उतना है नहीं, और दूसरा चीज़ इसका मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम प्रोडक्शन और मार्केट ये दोनों को एक साथ अगर जोड़ेंगे तभी ही बढ़ेगा। सवाल ये है कि मुर्गी एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है, लेकिन इसको उतने स्तर पर पाला नहीं जाता है जैसे गाय और भैंस को पाला जाता है। अभी भी मुर्गियों से कई तरह के चीज़ें जुड़ी हुई है, कल्चरल निगेटिविटी जुड़ी हुई है, जबकि मुर्गी सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला, प्रॉफिटेबल एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उभर सकते हैं। अब मुर्गियों के पालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये गर्मियों का मौसम है, मुर्गियों को कैसे उम्दा एक प्रोडक्ट के रूप में, एक डिश के रूप में शामिल करें, इसके लिए कई तरह की चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अभी भी भारत में, आप लोगों को पता होगा या नहीं, जितने भी मीट हैं, जितने तरह के एनिमल्स को खाए जाते हैं, उसमें 51% सिर्फ और सिर्फ मुर्गी का मीट खाया जाता है, यानी आधा से ज़्यादा मुर्गी का मीट खाया जाता है। उसका कई कारण है कि न्यूक्लिएटेड फैमिली आजकल डेवलप हो रहा है, छोटे फैमिली में 1.5 केजी 2 केजी की मुर्गियां हैं वो मिल जाती है। और वैसे बकरी का सबसे ज़्यादा यूज पहले होता था, जिसमें 2-3 फैमिली को एक साथ शामिल करना पड़ता था। तो इसके चलते न्यूक्लिएटेड फैमिली के लिए मुर्गी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, मुर्गी से सिर्फ हम मुर्गी ही नहीं बल्कि उससे अंडे लेते हैं। अंडे लेने के लिए हम लोग क्या करते थे पहले कि देसी मुर्गी पालन करते थे। देसी मुर्गी का जो अंडा देने की कैपेबिलिटी थी, 30-40 अंडा 365 दिन एक साल में देती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुर्गियां हैं, देसी मुर्गी करीब करीब 25 से 27 वीक यानी 7 महीना, 6 से 7 महीना में अंडा देना शुरू करती है, जबकि विदेशी नस्ल के जो मुर्गियां हैं, जिसको वाइट लेग हॉर्न सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली है, मेडिटेरेनियन टाइप के होता है, तो वो जो है 325-330 अंडा देती है। अब जहाँ 30-35 अंडा देने वाली मुर्गी है एक साल में, और जो विदेशी नस्ल के हैं 325 अंडा 330 अंडा देती है, तो करीब करीब 9 गुना 10 गुना ज़्यादा अंडा दे रही है। तो इस स्थिति में हम विदेशी नस्ल के जो मुर्गी हैं उसको अगर पालन करें, उसका प्रचार प्रसार करें, तो मुर्गी में अंडे का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि मुर्गी में अगर हम पालन करते थे तो मुर्गा हो या मुर्गी 5 से 6 महीना स्लाउटर वेट अटेन करने में 2 से 3 केजी स्लाउटर वेट होता है, अटेन करने में समय लगता था, जो आज हम ब्रॉयलर प्रोडक्शन करके 30 दिन में ले रहे हैं। तो इसको अगर हम प्रोडक्शन कॉमर्शियलाइजेशन करें, प्रोडक्शन करें, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो इस ओर हमको फोकस करना होगा किसान भाई। सर, मुर्गी पालन को सफल व्यवसाय हमारे पशुपालक भाई कैसे बना सकते हैं? जैसे कि जो कमज़ोर किसान हैं वो चाहते हैं कि इस व्यवसाय को करके कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं, तो कैसे करें, उसका क्या प्रक्रिया है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सबसे तो महत्वपूर्ण है कि मुर्गी पालन को एक व्यवसाय के रूप में उभारा जाए, क्योंकि आमतौर पर लोग बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, यानी घर में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, जिसमें थोड़ा सा मुर्गी भी पाल लिए 2-4, जो गेस्ट वगैरह आएंगे तो कंजप्शन के लिए यूज़ होगा। तो इसको एक इंडस्ट्रियल रूप देना होगा। इंडस्ट्रियल रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करना होगा। आज बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन किया जा रहा है, और इंडिया में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सदर्न स्टेट्स हैं, लीडिंग स्टेट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, और नॉर्दर्न स्टेट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, जो वहाँ से अंडे और मुर्गी का इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कहेंगे, देश में ही सर्कुलेशन कर रहे हैं, जो कंजप्शन कर रहे हैं। लेकिन बिहार जैसे देश में भी बहुत बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन शुरू हो गया है। यूपी तो काफ़ी अच्छा भी करने लगा है, और मुझे लगता है कि सेल्फ सफिशिएंट स्टेट्स अब नॉर्दर्न स्टेट्स भी हो रहे हैं। तो मुर्गी पालन को बढ़िया करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के मुर्गी पालन करना है। जैसे हम गाय में अडॉप्ट किए, क्रॉस ब्रीडिंग कराए, उसी तरह से यहाँ भी कराना है। जैसे हम बताएं कि मुर्गी का सबसे पहले तो देखेंगे कि किस तरह के मुर्गी को पालन करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा अंडा देती है तो उसको लेयर कहते हैं, तो लेयर टाइप के अंडे देने वाले को मुर्गी को हम पालन करेंगे। और अंडा देने के लिए
मुर्गी का है तो उससे बच्चे निकालने की जिम्मेवारी खुद हम ले लेते हैं। बच्चे निकालने के लिए अंडे में कुछ नहीं करना पड़ता है, 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेंटेन करना पड़ता है। क्या है? तो टेम्परेचर, जो हम लोग हैचरीज है या इंक्यूबेटर में हम रखते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए, जो अंडे को 18 दिन तक रखा जाता है, और अगले 3 दिन तक उसको टेम्परेचर 1 डिग्री घटा देते हैं, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। उसी तरह से ह्यूमिडिटी दूसरा फैक्टर है, ह्यूमिडिटी 60% रहता है 18 दिनों तक, और अगले जो 3 दिन हैं, 3 दिन के बाद 21वां दिन मुर्गी से अंडा से बच्चे निकल जाते हैं, चूजे निकल जाते हैं, तो 3 दिनों तक ह्यूमिडिटी उसको 70% कर देते हैं। इसके बाद हम हमेशा रोटेशन करेंगे, अंडे को हमेशा रोटेशन किया जाता है, प्रत्येक 1-2 घंटे जितना अगर सेट कर दें, 24 घंटे में कम से कम 6-7 बार रोटेशन करेंगे। और पोजीशन ऑफ द अंडा, एग्स का जो पोजीशन है, ब्रॉड एंड ऊपर रखा जाता है, नैरो एंड नीचे रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्नॉक्सियस एयर रिलीज होता है, खास करके अमोनिया वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको रिलीज करने के लिए एक एग्जॉस्टर लगाते हैं। ये 5 चीज़ मेंटेन करके हम अंडे से मुर्गी हम आसानी से निकाल सकते हैं। सर, मुर्गियों में कितनी तरह की प्रजाति पाई जाती है और गर्मियों में इसका रख रखाव प्रबंधन कैसे करें हमारे पशुपालक भाई? जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में किसी भी एनिमल्स को कल्टीवेट करने के लिए 3-4 फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ब्रीडिंग, फीडिंग, हीडिंग, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ करते हैं। तो ब्रीडिंग मतलब है कि ब्रीड्स का सिलेक्शन, ब्रीड्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देसी मुर्गी को पालेंगे तो 30-35 अंडे ही देगी, लेकिन अगर हम विदेशी मुर्गी को पालेंगे तो 300 से 325-330 अंडे देती है। उसी तरह से ब्रॉयलर में भी हम करते हैं कि जब हम पालते हैं तो 25 से 30 दिन में, 35 दिन में 2 kg का हो जाती है। तो ये सिलेक्शन क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीड का सिलेक्शन करना, कि कौन किस एनिमल्स को, किसी भी एनिमल्स के ब्रीड्स को, किस ब्रीड्स को पालेंगे और किसको हम कल्टीवेट करेंगे। तो जहाँ तक क्लासेज ब्रीड की बात है, क्लासेज की बात है, तो इसको क्लास में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो मुर्गिया के 5 क्लास हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मेडिटेरेनियन क्लास, जो अंडे देने वाली है, जिसमें मिनोरका, लेग हॉर्न, अंकोना, इस क्लास का है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिकन क्लास, प्लाईमाउथ रॉक, वाइट लेग, प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, ये मुर्गियां हैं। और इसके बाद मीट क्लास के ब्रीड है, इसको अमेरिकन को डुअल क्लास ब्रीड कहते हैं। और मीट क्लास का ब्रीड है जो ब्रिटिश क्लास या इंग्लिश क्लास भी हम कहते हैं। तो उसमें भी कुछ मुर्गियां हैं जो कि मीट के लिए हम लोग मीट ज़्यादा देती है, कल्टीवेट करते हैं। और एशियाटिक है, एशियाटिक में जैसे हम लोग इम्पोर्टेंट कड़कनाथ है, जिसको काला मासी कहते हैं। और दूसरा असील है, जो फाइटिंग कॉक है, ये कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन मोस्टली अगर हम अंडे के लिए देखें तो वाइट लेग हॉर्न सबसे फेमस है, और इंडिया में इसको कल्टीवेट करते हैं। सर, मुर्गी पालन और उसके रख रखाव के बारे में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अब हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि मुर्गी पालन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुर्गी पालन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसान भाइयों इसको व्यवसाय के रूप में लीजिए। और जिस तरह से सभी इंडस्ट्रियल आउटपुट्स होते हैं, उसी तरह से मुर्गी का भी प्रोडक्शन है। तो फूड बास्केट्स में अभी भी इंडिया में 70% हम लोग सिर्फ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लेते हैं। इसको हम लोग 70% नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा, तभी ही सेल्फ सफिशिएंसी होगा। यहाँ का जो एनीमिक पॉपुलेशन है और जो इमेसिएटेड पॉपुलेशन है, उसको हम हेल्दी पॉपुलेशन के रूप में कल्टीवेट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। वर्ल्ड में हम जानते हैं कि 70 से 75% लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो अंडा के रूप में है, मीट के रूप में है, मिल्क के रूप में है, मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में है, मीट प्रोडक्ट्स के रूप में है। तो आगे आने वाले दौर में यही प्रोस्पेक्ट्स है, मुर्गी है, जो जिस तरह से भी भोजन दीजिए, जिस तरह से रख रखाव करिए, इसको हम लोग बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, यानी जितना कितना खिला रहे हैं और कितना उसे मीट गेन कर रहे हैं, तो फीड कन्वर्जन रेशियो 1.5 तक मुर्गी में आ गया। यानी 1.5 kg हम उसको खिला करके 1 kg मीट गेन कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चीज़ होगा? और दूसरा स्वाइन में है, तो हम मुर्गी और स्वाइन, ये 2 भविष्य है इंडिया का। रिलीजियस टैबूज अगर इसको हटा दिया जाए, कल्चरल टैबूज को, तो अगर हम फूड का सफिशिएंसी चाहते हैं तो हमको इस ओर जाना पड़ेगा। और गर्मियों के मौसम में खास करके मुर्गियों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके रख रखाव पर ध्यान रखना होगा। हैचरी
बढ़िया रखना होगा, सफाई रखना होगा। और जो प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं खाते हैं उसके लिए कम्पिटेंट है, काहे कि हम लोग मेज नहीं खाते हैं, मेज इसका सबसे बढ़िया फूड है। तो फूड में हम लोग ध्यान रखेंगे 50% से लेकर के 60% तक मेज का प्रोडक्ट इसमें है, और 30% हम लोग देते हैं ऑयल केक बाई प्रोडक्ट्स जो सीड ऑयल का होता है वो देते हैं, और कैल्शियम मिनरल मिक्सर मिला करके हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग को भोजन से भी कम्पिटेंसी इसका नहीं है, जहां अगर गेहूं है तो गेहूं को भी मिलाते हैं, जौ है, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं हम लोग देते हैं। तो खाना इसको बढ़िया देंगे, कम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। उसी तरह से मुर्गियाँ का प्रोडक्शन अंडा में भी ज़्यादा है। ब्रॉयलर प्रोडक्शन तो हम लोग बहुत तेज़ी से 25 दिन में ही 1.5 केजी 2 केजी ले रहे हैं। तो आगे आने वाले भविष्य है, इसलिए किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि आप गाय भैंस बकरी जो भेड़ पालते हैं तो मुर्गी के रूप में आइए। और ऐसे भी हम जान रहे हैं कि 50% से ज़्यादा तो आज मुर्गी का ही मीट खाया जा रहा है, चिकन मीट फेमस हो रहा है। तो इसके लिए अब मुर्गी में भी मुर्गी के अलावे बटेर है और गिनी फॉल है, कई तरह के प्रजाति है, उसको भी पाल सकते हैं। आप प्रॉफिटेबल बिजनेस करके एक करोड़पति और बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और यहाँ के जो फूड इनसफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इस व्यवसाय को अडॉप्ट करिए, और जो भी दिक्कत होगी उसके लिए सभी जगह सहायता और लोन फैसिलिटी भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जो 50 से 60% सब्सिडी दी जा रही है, उसका बेनिफिट लीजिए। सर, आपने मुर्गी पालन को सफल व्यवसाय कैसे हमारे पशुपालक भाई बना सकते हैं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पशुपालक भाइयों, मुर्गी पालन एक सफल व्यवसाय है, इसको जरूर कीजिए। और इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला अभी है जारी, और अब बात करते हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जिसका उद्देश्य है किसानों का भरपूर विकास और उनका सम्मान। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, ज़मीनी हकीकत में किस तरह ये लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में लेते हैं जानकारी इस लघु फिल्म के जरिए। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है, और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है, और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी
या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों, नए विषयों और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।